Hello everyone, this is Rehan Khan from Khan Biology Classes गुरसराय। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने कल आपको पढ़ाया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पहला हमने लेक्चर स्टार्ट किया था कल, और आज आपका ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इस लेसन को हमें टारगेट करना है, किस प्रकार से इस लेसन को हमें पढ़ना है। आप बने रहिए खान बायोलॉजी क्लासेस के साथ, और निश्चित रूप से आप एक बेहतरीन नोट्स के साथ आपको इस टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं और बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी भी कर सकते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और है ना लाइक का बटन दबाते रहें सभी लोग, है ना, जिससे आप सभी की इस सहयोग से चैनल भी ग्रोथ करे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को, जो रहेगा उसी के बाद का लेक्चर नंबर 2। हम सब जानते हैं कि कल जो हमने पढ़ा था कि पुष्प जो है एक मॉडिफाइड सूट होता है, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोय होता है, और पौधों में प्लांट्स की जो हम बात करते हैं तो उसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो सभी पुष्पों में ही पाए जाते हैं। तो आज हमने टारगेट किया है पुष्प को। हमने आज लिखा है सबसे पहले पुष्प के बारे में। आप यहाँ देख सकते हैं पुष्प जो होता है वो फ्लावर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होंगे, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। अगर मान लीजिए यूनिसेक्सुअल है तो अलग अलग प्लांट में अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, अलग अलग जननांग होंगे। लेकिन अगर फ्लावर एक ही है और उसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, दोनों जननांग हैं, तो वो फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो पुष्प है उसमें जननांग होंगे, उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, और ये 2 प्रकार के होंगे। पहला होगा नर जननांग जिसको हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, और दूसरा होगा आपका मादा जननांग या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। 2 प्रकार के जननांग हम देखने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहला जननांग जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, नर जननांग है, इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। हम सब जानते हैं कि जो नर जननांग है वो किसी भी पुष्प में, हम सब जानते हैं कि किसी भी पुष्प में वो पुंकेसर होता है। किसी भी पुष्प में नर जननांग क्या होता है, पुंकेसर होता है, और पुंकेसर का समूह जो होता है वो जायांग कहलाता है। मतलब स्टेमेन होगा पुंकेसर, उसका जो ग्रुप होगा वो गाइनोइसियम होगा। तो हम जानते हैं कि पुंकेसर का ये जो सोलन पार्ट होता है, फूला हुआ भाग होता है, ये उसका परागकोश कहलाता है, परागकोश कहलाता है। और दूसरा जो भाग होता है वो इसका पुंतंतु या फिलामेंट कहलाता है, पुंतंतु या फिलामेंट कहलाता है। और परागकोश को हम लोग इंग्लिश में एंथर कहते हैं, है ना। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि जो पुंकेसर है उसका जो सोलन पार्ट है, फूला हुआ पार्ट है, वो परागकोश है, एंथर है। और जब हम एंथर को काटते हैं, एंथर का जो हम काटते हैं तो हमें उसके अंदर अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, और उसमें हम देखते हैं तो सबसे अंत में जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो हमें 2 नर युग्मक देखने को मिलते हैं, 2 मेल गैमेट देखने को मिलते हैं। चलिए तो देखें, यहाँ पर हम स्टार्ट करें। क्वेश्चन आता है कि सर नर जननांग जो है उसमें क्या होती है, तो आप कहेंगे सर जो नर जननांग है उसमें लघु बीजाणुधानी होती है। इन लघु बीजाणुधानियों को हम इंग्लिश में कह सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, है ना। तो माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ होती हैं, तो आप कहेंगे नर जननांग में होती हैं। लघु बीजाणुधानियां कहाँ होती हैं, नर जननांग में होती हैं। और इन लघु बीजाणुधानियों में एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम होता है लघु बीजाणु जनन, जिसका नाम होता है लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना। अपन को याद रखना है कि यहाँ जो लघु शब्द है वो माइक्रो शब्द से लिया गया है। लघु मतलब होता है माइक्रो, है ना। तो माइक्रोस्पोरेंजिया लघु बीजाणुधानी में एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन में हम देखते हैं कि जो लघु बीजाणु जनन है उस प्रोसेस के बाद क्या बनता है। अगला हमारी बात आती है कि बनेगा क्या, तो आप समझ सकते हैं कि लघु बीजाणु जनन में माइक्रोस्पोर बनेंगे, लघु बीजाणु बनेंगे, है ना। यहाँ लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होंगी, उनमें से मियोसिस डिवीजन होगा, अर्धसूत्रीय विभाजन होगा,
और लघु बीजाणु का फॉर्मेशन हो जाएगा। लघु बीजाणु विकसित होगा तो कह रहे हैं भाई ये पॉलन ग्रेन या परागकण में बदल जाएगा। लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर जब डेवलप हो जाएगा तो ये परागकण या पॉलन ग्रेन में बदल जाएगा, और ये परागण की क्रिया के बाद आफ्टर पॉलिनेशन ये परागकण क्या होगा, अंकुरित हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा, और ये बनाएगा जर्मिनेट होकर के नर युग्मकोद्भिद, मतलब मेल गैमेटोफाइट। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेल गैमेटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है। तो आपको याद रखना है कि मेल गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है, इसमें क्रोमोसोम नंबर n होता है। अब क्या होगा कि यही जो मेल गैमेटोफाइट है ये इससे या मेल गैमेटोफाइट से क्या बनेगा, तो लिखा हुआ है नर युग्मकोद्भिद में बनेंगे, क्या बनेंगे, 2 नर युग्मक बनेंगे। क्या बनेंगे, 2 नर युग्मक बनेंगे। तो इसमें अपन ने क्या समझा कि नर जनन अंग में क्या होता है, लघु बीजाणुधानी होती है। लघु बीजाणुधानी में कौन सी प्रोसेस होती है, कौन सी क्रिया होती है, लघु बीजाणु जनन होती है। और लघु बीजाणु जनन में क्या बनता है, लघु बीजाणु बनते हैं। और लघु बीजाणु जब डेवलप्ड हो जाता है, विकसित हो जाता है, तो यही बदल जाता है लघु बीजाणु काय में, परागकण में। और परागकण में जब अंकुरण होता है, ये जर्मिनेट हो जाता है परागण के बाद ये परागकण, तो यही परागकण बदल जाता है नर युग्मकोद्भिद में, मेल गैमेटोफाइट में। और इसी मेल गैमेटोफाइट में 2 बनते हैं क्या, नर युग्मक। 2 बनते हैं क्या, मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और दोनों मेल गैमीट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं, है ना। तो अपन ने देख लिया है कि इस लेसन को हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें हमने देख ली हैं, है ना। हमने देखा नर जनन अंग जो कि पुंकेसर है, पुंकेसर का समूह क्या कहलाता है, जायांग। और इसके कितने भाग हैं, पुंकेसर के स्टेमिन के 2 पार्ट हैं, एक सोलन पार्ट परागकोश, दूसरा फिलामेंट होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इस एक पोर्शन को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक दूसरे पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। हमने 2 नर युग्मक बना लिए हैं, ये हमारे पास 2 मेल गैमेट्स आ चुके हैं। अब हम बनाने वाले हैं फीमेल गैमेट, और फीमेल गैमेट में हम देखेंगे कि किस प्रकार से मादा जनन अंग के बारे में हम देखने वाले हैं, कि किस प्रकार से मादा जनन अंग हम देखेंगे। चलिए देखते हैं हम किसके बारे में, मादा जनन अंग के बारे में। तो ये भी फ्लावर का एक पार्ट होता है। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसी में मिलेगा, यूनिसेक्सुअल है तो अलग फ्लावर में मिलेगा। मादा जनन अंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सेम प्रोसेस है। इसमें क्या था बताइए, इसमें क्या था, नर जनन अंग में क्या था, लघु बीजाणुधानी। तो इसमें क्या हो जाएगा, गुरु बीजाणुधानी। नर और मादा, मेल और फीमेल में आपको एक चीज का यहाँ याद रखना है फ्लावर में, कि जहां नर से रिलेटिव शब्द आ जाए वहां पर लघु शब्द का उपयोग करना है, माइक्रो शब्द का उपयोग करना है। और जहां पर मादा वाले भाग की बात आ जाए वहां पर गुरु या दीर्घ शब्द या मेगा शब्द का उपयोग आपको करना है ना। तो याद रखना। अब यहां पर देख लीजिए सारे शब्द हुए थे लघु और माइक्रो से मैंने स्टार्ट किया था। लघु बीजाणु जनन, माइक्रो स्पोरेंजिया, लघु बीजाणुधानी, माइक्रो स्पोरेंजिया, लघु बीजाणु जनन, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोर। तो इनका अपोजिट हो जाएगा। बस यहाँ हमें लघु का गुरु करना है और मेगा का माइक्रो का मेगा करना है। बकाया सारी प्रोसेस सेम रहेगी। यहां तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं क्या, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, मादा जनन अंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हम बात कर लें। बताइए यहां पर क्या बना था, लघु बीजाणुधानी किसके अंदर थी, नर जनन अंग के स्टेमिन के अंदर। तो यहाँ पर गुरु बीजाणुधानी आ जाएगा। लघु की जगह पर क्या शब्द बदल गया, गुरु, है ना। बकाया बीजाणुधानी सेम है। तो यहाँ पर माइक्रो की जगह क्या आ जाएगा, मेगा, है ना। यहाँ पर माइक्रो की जगह पे क्या आ जाएगा, मेगा आ जाएगा, है ना। चलिए तो यहाँ पर मादा जननांग में क्या होगा, गुरु बीजाणुधानी होगी, मेगा स्पोरेंजिया होगा। मेगा स्पोरेंजिया में क्या होगा, एक प्रोसेस होगी, एक प्रक्रिया होगी, एक क्रिया होगी, गुरु बीजाणु जनन, है ना। गुरु बीजाणु जनन माने मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या बनेगा, इसमें क्या बना था, लघु बीजाणु जनन में क्या बना था, लघु बीजाणु जनन में बना था लघु बीजाणु। तो गुरु बीजाणु जनन की प्रोसेस में क्या बनेगा, गुरु बीजाणु। माइक्रोस्पोर बना था इसमें, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर। तो यहां बनेगा मेगा स्पोरोजेनेसिस के बाद एक नया स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा मेगा स्पोर। गुरु बीजाणु बनेगा, मेगा स्पोर बनेगा। और ये मेगा स्पोर जो रहेगा ये विकसित होगा, ये डेवलप्ड हो जाएगा मेगा स्पोर। ये मेगा स्पोर
ये गुरु बीजाणु डेवलप्ड होकर के बनाएगा भ्रूण कोश। कौन बनाएगा? ये भ्रूण कोश बनाएगा, एम्ब्रियो सैक बनाएगा। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम्ब्रियो सैक कैसा होता है, अगुणित या द्विगुणित? अगुणित या द्विगुणित? तो याद रखना भ्रूण कोश हमेशा हैप्लॉइड होता है, भ्रूण कोश हमेशा हैप्लॉइड होता है। एन होता है, इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? एन होता है, ये हैप्लॉइड होता है। अब क्वेश्चन आता है सर अगर हैप्लॉइड होता है तो ये मैच्योर होगा तो भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक किस में बदल जाएगा? तो आपको याद रखना है कि यही बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट को, या एम्ब्रियो सैक ही आपका एम्ब्रियो सैक ही फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है। और जब एम्ब्रियो सैक में क्रोमोसोम नंबर हाफ है, एन है, तो फीमेल गैमेटोफाइट में भी क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? एन होगा। अब यही फीमेल गैमेटोफाइट जब थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो इसमें ही बन जाते हैं आपके मादा युग्मक या फीमेल गैमीट, जिन्हें आप एग सेल के नाम से भी जानते हैं, जिसे आप अंड कोशिका या एग सेल के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्रोमोसोम नंबर आपका कितना होता है? एग सेल में क्रोमोसोम नंबर आपका कितना होता है? एग सेल में क्रोमोसोम नंबर होता है हैप्लॉइड, है ना। तो ये आप देख रहे हैं क्या? ये आप देख रहे हैं एक फ्लो चार्ट, और इस फ्लो चार्ट में आपको क्या बताया जा रहा है? इस फ्लो चार्ट में आपको बताया जा रहा है कि कैसे हमें इस टॉपिक को पढ़ना है, कैसे हम नर जनन अंग का वर्णन करेंगे, कैसे हम मादा जनन अंग का वर्णन करेंगे। इसको आपकी एक पूरे एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझाया गया है, ठीक है। अब इसके आगे की कहानी अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, और आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें। थैंक यू।